हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7th हाउस 2.0 पर। जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया गया था बायोलॉजी के एमसीक्यू के लिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्लास 12th के लिए, तो आपके सामने वीडियोस हाजिर है। थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, पर आज से रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, जनन की कितनी विधियां हैं। तो एज यूजुअल जैसा कि हम करते हैं, हम एक एक वर्ड्स को डिकोड करेंगे। जनन, तो आप देख रहे हैं जनन क्या होता है, तो सबसे पहले जनन को समझते हैं। तो जनन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को समझते हैं, कहां से बना ये वर्ड और कैसे कॉन्फ़िगर किया गया होगा। तो देखिए, हमें पता है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद मतलब कोई भी सामान, जैसे आपके घर में जो टेडी बियर रखा है वो भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है, आपका मोबाइल भी एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट, अब किसी भी प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, जब उसका मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्पादन। तो प्रोडक्शन तो हमें समझ आ गया। ठीक है सर, प्रोडक्शन तो समझ आ गया, लेकिन मतलब किसी भी प्रोडक्ट को मास लेवल पे, यानी कि बहुत बड़े स्तर पे बनाना, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, इज कॉल्ड प्रोडक्शन। लेकिन ये प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन से किस तरह से रिलेटेड है, उसको समझना है। तो देखिए, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को इमेजिन करें, तो हमारे दिमाग में मोटे मोटे दो चीजें आ रही होंगी। ठीक है, एक अगर हम देखें तो एक क्या होगा, कोई मैकेनिकल थिंग हो सकती है, और दूसरा कोई भी बायोलॉजिकल बीइंग हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल बीइंग। अब ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं, बायोलॉजी को समझाने के लिए मैं मैकेनिकल थिंग्स और बायोलॉजिकल थिंग्स ये सब क्यों लिख रहा हूं। हमें बेसिकली समझना है कि रिप्रोडक्शन वर्ड एक्चुअली है क्या और ये कहां से कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, समझाने के लिए तो बड़ा आसान है कि रिप्रोडक्शन जनन होता है। जनन मतलब क्या होता है कि जन्म देना होता है, पर इतना आसानी से नहीं, हम हर एक चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें, अगर हम प्रोडक्ट को इमेजिन करें, तो हमारे दिमाग में दो चीजें आ रही हैं, कोई मैकेनिकल थिंग हो सकती है, कोई बायोलॉजिकल बीइंग हो सकता है। कैसे, देखो, अगर हम कोई मैकेनिकल थिंग की बात करें, तो जैसे आपके घर में जो खिलौना पड़ा हुआ है, रोबोट, ठीक है ना, वो हो सकता है। ठीक है, रोबो, ठीक है, इसको हम कुछ भी नाम दे दें, इसको टोबो नाम दे दो आप। ठीक है, इस तरह से कोई चीज हो सकती है। ठीक है, देख रहे हो मेरी डिजाइन, मेरी आर्ट कितनी अच्छी है, कहीं नजर ना लग जाए मुझे। ठीक है, अब ये तो हो गया मैकेनिकल थिंग। ठीक है, अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कोई बायोलॉजिकल बीइंग। तो हम बनाते हैं चिंटू भाई साहब। ठीक है, ये क्या है, एक बायोलॉजिकल बीइंग है। ठीक है, अब देखो, ये लंगड़ी खेल रहा है क्या, बायोलॉजिकल बीइंग और मैकेनिकल थिंग में क्या अंतर है, इसको समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो दोनों ही प्रोडक्ट हैं, दोनों ही बनाए गए हैं। लेकिन अगर हम एक रोबोट की बात करें, तो उसको बनाने में लगता क्या है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री, बहुत सारा मैन पावर, बहुत सारी मशीनरीज। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आके इनको बना रही है। कोई थर्ड पार्टी मींस कोई मशीन, कोई व्यक्ति, ठीक है, काफी सारे व्यक्ति मिलके इसे बना रहे हैं। खुद से कोई रोबोट खुद के जैसा एक नया छोटू रोबोट नहीं बना सकता। इतनी सी बात समझ आ रही है। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ रही है ना, कोई रोबोट खुद से ही खुद के जैसा रोबोट नहीं बना सकता। ठीक है, क्या बना पाएगा, नहीं बना सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बायोलॉजिकल बीइंग की, अगर हम चिंटू भाई साहब की बात करें, तो हाँ, ये अपने जैसा एक नया चिंटू बना सकते हैं। वो अलग बात है कि खुद से नहीं बनाएंगे, इनको एक चिंकी भी चाहिए होगी। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि ये बायोलॉजिकल बीइंग है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, अपने जैसा एक नया बेबी, अपने जैसा एक नया मनुष्य, अपने जैसा एक नया बायोलॉजिकल बीइंग बना सकते हैं। क्योंकि एक प्रोडक्ट ने खुद से ही, स्वयं से ही खुद के जैसा एक प्रोडक्ट बनाया है, इसे बोलते हैं पुनः उत्पादन। क्या बोलते हैं, पुनः मतलब उत्पादन मतलब प्रोडक्शन। बात समझ आ रही है बेटा। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या हो गया, रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होगा कि कोई भी उत्पाद खुद से ही अपने जैसे उत्पाद बनाने लग जाए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुनः उत्पादन, यानी कि रिप्रोडक्शन। इतना क्लियर है।
तो इसकी शाब्दिक डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसका लिटरल डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही, जीवों के द्वारा, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो जीव हुए ना। अगर हम देखें रोबोट में किस तरह का प्रोसेस हो रहा होगा, यांत्रिक प्रोसेस हो रहा होगा, यांत्रिक क्रियाएं हो रही होंगी, ठीक है। और अगर हम चिंटू में या चिंकी में बात करें तो इनमें कैसी प्रक्रियाएं हो रही होंगी, क्योंकि ये जीव है तो इनमें जैविक प्रक्रियाएं हो रही होंगी, जैविक क्रियाएं होंगी, ठीक है। इतना तो क्लियर ही है ना बेटा। अब रोबोट कैसा है, निर्जीव है, ठीक है ना, लेकिन जैविक क्रियाएं हो रही हैं तो ये क्या हो गए, ये सजीव हुए। भाई सजीव हैं तभी तो जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रियाएं हो रही हैं तभी तो सजीव हैं। इतना क्लियर हो रहा है। तो कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करे तो उसको हम जन्म देना या जनन करना या प्रजनन करना कहते हैं। तो लिटरल डेफिनेशन क्या हो गया, जीवों के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना ही प्रजनन जनन कहलाता है। नाउ वी विल फिगर आउट कि जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो हम देखें तो जनन की मेनली दो विधियां होती हैं, दो मेथड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, अलैंगिक, अलैंगिक जनन, और दूसरा क्या होगा, लैंगिक। परेशान ना हो, हर एक वर्ड्स का डिटेल में मतलब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जनन की बेसिकली दो विधियां हैं, एक अलैंगिक जनन है और दूसरा लैंगिक जनन है। तो हम देखेंगे अलैंगिक जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल, क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। और लैंगिक जनन को क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है, अगर आप देखो गौर से, ये क्या है, ए सेक्सुअल, ठीक है, यानी कि ए जहां लगता है उसका मतलब क्या हो जाता है, नहीं, ठीक है। आपको इतना तो पता ही ना कि जब हम इंग्लिश में ए लगा देते हैं किसी से पहले, उसका मतलब क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अपोजिट सेंस लेके आता है। तो ए लगा है, उसका मतलब क्या है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारी रिप्रोडक्शन जिनमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, वो सारी जनन जिनमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। तो इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अलैंगिक जनन कौन सा जनन है, जो एक जीव द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, इसमें कितने की जरूरत पड़ेगी, एक जीव की, ठीक है। और लैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे एक जीव और दो जीव कैसे डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम शब्दों को गौर से देखें, अलैंगिक जनन, तो यहां पे शब्द है अलैंगिक, अलैंगिक, लैंगिक, लिंगी। तो यहां पे जो लिंग शब्द है उसको सबसे पहले डिकोड करना बहुत आवश्यक है बेटा। जो लिंग शब्द है, ठीक है, मार्केट में इस लिंग शब्द को अलग अलग चीजों से जोड़ के देखा जाता है। क्यों, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि क्यों बोल रहे बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लिंग का वो मतलब है ही नहीं। कुछ लोग लिंग को ह्यूमन के पेनिस से यानी कि शिश्न से जोड़कर देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, उसका वो मतलब ही नहीं है। लिंग को, लिंग का जो शाब्दिक मतलब है वो है सूचक, लिंग का जो शाब्दिक मतलब है वो है सूचक। सूचक मतलब सूचना देने वाला कि कोई चीज मेल है या फीमेल है। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या होता है, पुल्लिंग कैटेगरी में आता है, यानी कि पुरुष का सूचक है वो, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ के पास अपना कोई पेनिस होता हो, कैसी बात है, ठीक है ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पर उसको पुल्लिंग कैटेगरी में रखा गया, इसका मतलब वो पुरुष का सूचक है, वो सिर्फ उस चीज की सूचना दे रहा है। अगर हम नदी की बात करें तो नदी क्या है, नदी स्त्रीलिंग है, यानी कि वो स्त्री का सूचक है। तो लिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ सूचक होता है। अब लिंग कितने तरह के हो गए फिर, वैसे तो लिंग तीन तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बट हम बायोलॉजी में कितनों के अध्ययन करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। तो पुल्लिंग को हमने बोल दिया क्या, मेल और फीमेल हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है। तो इसको मेल और फीमेल एन और एफ से बार बार डिनोट करेंगे। इतना क्लियर हो रहा है। तो देखिए बेटा, लिंग शब्द का मतलब क्या हो गया, सूचक, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल की सूचना अगर मिल रही हो किसी जीव में तो वो लैंगिक जीव कहा जाएगा। और अगर कोई ऐसा जीव है जिसमें मेल और फीमेल का कैटेगराइजेशन ना हो पाए, कैटेगरी ना बना पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक जीव बोल देंगे। जैसे अगर हम बात करें, इतना तो क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अलैंगिक जनन जो होगा वो होगा अलैंगिक जीवों में। किसमें होगा, अलैंगिक जीवों में। और लैंगिक जनन होगा वो किसमें होगा, वो होगा लैंगिक
जीवों में। इतना तो क्लियर हो रहा है बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है? ठीक है। अलैंगिक जीव कौन से होंगे? जिनमें मेल और फीमेल नहीं पता किया जा सकता। ठीक है, जैसे अमीबा। अब अमीबा ना तो मेल होता है और ना ही फीमेल, अमीबा बस अमीबा है। ठीक है, क्योंकि वो अलैंगिक जीव है, उसमें मेल और फीमेल का कैटेगराइजेशन नहीं होता। दो अलग अलग तरह के जीव नहीं होते, एक मेल और एक फीमेल नहीं होता, बस एक जीव होता है। ठीक है, तो ना उसको मेल कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही फीमेल कैटेगरी में डाल सकते हैं। जब लिंग ही निर्धारित नहीं किए जा सकते तो उसको हम बोल देते हैं अलैंगिक जीव। ठीक है ना। लेकिन अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य कैसा है? मनुष्य लैंगिक जीव है। अब सामने से आपके सामने से कोई मनुष्य आ रहा है तो आप बता सकते हो कि हाँ ये मेल है या फीमेल है। मनुष्यों में कैटेगराइजेशन कर पाना संभव है, क्योंकि वहां पे दो तरह के जीव होते हैं, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा। मेल बंदर है तो फीमेल बंदर होता होगा, मेल गाय है तो फीमेल गाय होती होगी। क्लियर है ना। मेल कुत्ता है तो फीमेल कुत्ता होता होगा। तो ये सारे लैंगिक जीव हैं जिनमें मेल और फीमेल बता पाना संभव है, तो उन्हें लैंगिक जीव बोल दिया। और जिन जीवों में मेल फीमेल की फैसिलिटी ही नहीं होती उन्हें अलैंगिक जीव कहते हैं। इनमें शादी ब्याह भी नहीं होते। ठीक है ना। तो भैया देखो, दो कैटेगरी थी जनन की। पहला अलैंगिक जनन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो अलैंगिक जीवों में होता है, जिनमें लिंग नहीं होते, मेल फीमेल नहीं होते। जब मेल फीमेल ही नहीं है तो सेक्सुअल एक्टिविटी कहां से होगी? इसीलिए इन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा लैंगिक जनन जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो लैंगिक जीवों में होता है। वहां दो जीवों की जरूरत पड़ती है, एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, क्योंकि दो जीव हैं, डिफरेंट जेंडर के हैं, इसलिए उनमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन की दो विधियां में समझ आ गई, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो सिर्फ एक जीव से होगा, कैसे होगा अभी देखेंगे। ठीक है, जो सिर्फ एक जीव में होगा, ठीक है ना, और वो जीव अलैंगिक जीव होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लैंगिक जनन दो जीवों में होगा और वो जीव कैसे होंगे? लैंगिक जीव होंगे। ठीक है ना। तो देखो इसको समझते हैं। इसको समझने का सबसे आसान तरीका जो मेरा फेवरेट है वो देखिए कैसे। अलैंगिक जनन कैसे काम करता है। मान लो कि आपके पास एक बड़े से बर्तन में रेड कलर का पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रेड कलर का पानी है। ठीक है, और आपके दो पड़ोसी आगे बोले भाई थोड़ा हमको भी दो, तो आपने उसी बर्तन से उनके बर्तनों में भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया। मतलब होली का मौसम था, आपके पास लाल रंग था, लोग मांगने आए तो आपने उनको भी थोड़ा थोड़ा रंग दे दिया। अब सवाल ये है, आपके पास आपके बर्तन में रेड कलर का पानी था। अब जब आपने लोगों को दिया, एक ही बर्तन था आपके पास, आपने उसी बर्तन में से दो लोगों को पानी दिया, तो उनके पास किस कलर का पानी जाएगा? उनके बर्तनों में जो पानी होगा उसका कलर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब आपने एक ही बर्तन से दोनों को पानी दिया है तो उनके पास भी रेड कलर का वाटर ही तो जाएगा। दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ नयापन नहीं होता, एक जीव होता है, वो टूट कर, विखंडित होकर, कट कर किसी न किसी तरीके से दो या दो से अधिक जीव बना देता है। अब क्योंकि एक ही जीव से दो जीव बने हैं, तो जो नए जीव बने हैं, जो नई संतानें बनी हैं, उनमें कुछ भी नयापन नहीं होता, कोई यूनिकनेस नहीं होती। ठीक है, वो टोटली अपने पेरेंट जीव के जैसे ही होते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब एग्जाम्पल तो समझेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन कैसे काम करता है? लैंगिक जनन को आप ऐसे समझिए कि लैंगिक जनन में आपके पास दो बर्तन हैं। ठीक है ना, आपके पास क्या है? दो बर्तन है। एक बर्तन में आपके पास क्या है? रेड वाटर है, और एक बर्तन में आपके पास क्या है? येलो वाटर है। अब कोई आपसे एक बर्तन लेके आया, उसने कहा कि जरा हमको भी दे दो, आपने दोनों में से मिला के थोड़ा थोड़ा उसके बर्तन में दे दिया। अब इस नए बर्तन में क्या बनेगा? पहले बर्तन में रेड वाटर था, दूसरे बर्तन में येलो वाटर था, दोनों को मिला दिया तो तीसरे बर्तन में क्या बनेगा? आपने जिसको दिया उसके पास क्या पहुंचा? क्या इस बर्तन में रेड होगा? नहीं होगा। क्या इसमें सिर्फ येलो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेड भी होगा और येलो भी होगा, दोनों होंगे। तो दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो कुछ पिंक या ऑरेंज टाइप का कुछ बन जाएगा। ठीक है, ऑरेंज या पिंक। ठीक है ना। मतलब क्या है कि लैंगिक जनन में क्योंकि दो जीव होते हैं और दोनों के गुण जाते हैं, इसलिए जो चीज बनती है, जो नई संतान बनती है, वो यूनिक होती है, वो बिल्कुल नई होती है, डिफरेंट होती है सभी से। क्यों? क्योंकि इसमें रेड वाला, आप देखो इस बर्तन के भी गुण इसमें हैं और इस बर्तन के भी गुण हैं, इस पानी के भी गुण हैं और इसके भी गुण हैं।
यानी कि ये जो चीज बनी है उसमें दोनों के गुण हैं, और यहाँ पे जो चीजें बन रही थी उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के गुण थे। तो ये बेसिकली डिफरेंस है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। तो देखो इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप अमीबा को कंसीडर कर लो। अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करेगा, पहले अपने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करता है। अमीबा क्या करेगा, बॉडी को स्ट्रेच करेगा और उसमें वो अपने सेंट्रोइड को क्या करता है, थोड़ा सा खींचता है। अब जैसे मान लो ये अमीबा था, ठीक है, मैं इधर बनाता हूं, ठीक है, ये एक अमीबा है और ये थोड़ा सा खींचेगा, तो अगली स्टेप क्या होगी, ये इस तरीके से थोड़ा सा खींच रहा है, तो इसका जो सेंट्रोइड है वो इस तरह से खींच रहा होगा, ठीक है ना, वो इस तरह से खींच रहा होगा और इसी खींचतान में वो बीच से क्या हो जाएगा, वो बीच से टूट जाएगा और दो सेंट्रोइड बना लेगा। कितने, दो सेंट्रोइड बना लेगा। और यहां से क्या होगा, जैसे दो केंद्रक बने, दो केंद्रकाभ बने, हर केंद्रकाभ के लिए एक नया अमीबा प्रकट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अलैंगिक जनन। किसी की जरूरत नहीं, कोई पंडित जी नहीं, कोई कुंडली मिलाना नहीं, कोई जात धर्म कुछ नहीं देखना, बस मन हुआ, मुंह उठाया और कर दिया जनन। बात समझ रहे हो? तो दिस इज कॉल्ड अलैंगिक जनन। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलैंगिक जनन होता है, जो अलैंगिक जनन है, ये क्या है, ये एक बहुत ही सरल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? ये एक सरल विधि है। लेकिन अगर आप लैंगिक जनन को देखेंगे भाई साहब, लैंगिक जनन समझ रहे हो ना कैसे? देखो अगर आप लैंगिक जनन की बात करो तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मेल होना चाहिए, ठीक है, एक फीमेल होना चाहिए, क्योंकि लैंगिक जीव है ना, तो दो लिंग होने चाहिए, एक पुल्लिंग होना चाहिए, एक स्त्रीलिंग होना चाहिए। अब दोनों मिलके एक नया जीव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक नया जीव बनाएंगे। लेकिन बड़ी समस्या है इसमें। क्यों? देखो लड़का है तो लड़की नहीं मिल रही, लड़की है तो लड़का नहीं मिल रहा, दोनों मिल गए तो कुंडलियां नहीं मिल रही, कुंडलियां मिल गई तो पंडित नहीं मिल रहा, पंडित मिल गए तो मैरिज हॉल नहीं मिल रहा, मैरिज हॉल मिल गया तो डेट नहीं मिल रही। बात समझ रहे हो? मतलब कहने का बड़ा समस्या है इसमें, ठीक है ना। सब कुछ हो गया तो युग्मक नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत जटिल प्रोसेस है। कैसी है? ये एक जटिल प्रोसेस है। ये मैरिज हॉल और पंडित जी वाली बात तो मजाक थी, पर ये क्या है, एक जटिल प्रोसेस है। क्यों? देखो कैसे। अगर हम बात करें मेल की, ठीक है, पहले तो ये थोड़ा सा डिपिक्ट नहीं हो रहा है, ये फीमेल है और ये मेल है, और इसको आप सेम समझने की भूल बिल्कुल ना करें, ठीक है। ये मैंने बाल बनाए हैं, सारे हो गए, अलग बात है। तो ये मेल है आपका। अब मेल की बॉडी में क्या बनेगा? मेल की बॉडी में बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। और फीमेल की बॉडी में क्या बन रहा होगा? ओवम, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम। अब देखो किसी भी मनुष्य के पास, देखो ये मेल है पर मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, तो किसी भी मनुष्य के पास कितने गुणसूत्र होते हैं? टोटल 46। तो इसके पास भी 46 होंगे, फीमेल के पास भी 46 गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, मेल के पास भी 46 यानी कि 46 गुणसूत्र यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। दोनों मनुष्य हैं। लेकिन जब इनकी बॉडी में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, अभी मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा कि अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है और कैसे होता है। तो इस 46 गुणसूत्र की कोशिकाएं जब दो भागों में डिवाइड होंगी तो वो क्या कर देंगी, 23 गुणसूत्रों वाले, यानी कि प्रत्येक कोशिका से 23 गुणसूत्रों वाले 23 गुणसूत्रों वाले क्या, दो युग्मक बनेंगे। यही होगा ना प्रत्येक कोशिका से, और ऐसा कई सारी कोशिकाओं में विभाजन चलता रहता है। तो प्रत्येक कोशिका से दो शुक्राणु बन रहे हैं, प्रत्येक जनन कोशिका से 23 गुणसूत्र वाले अंडाणु बनेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो किसी एक शुक्राणु के, किसी एक अंडाणु के मिलने से क्या बनेगा, एक नया जीवन का सृजन होगा। तो देखो फिर से समझो, एक मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, एक मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र ही होते हैं। इनकी बॉडी में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो प्रत्येक जनन कोशिका से अर्धसूत्रीय विभाजन से दो शुक्राणु बन रहे हैं, ठीक है। और 40 गुणसूत्र जब आधे आधे बटेंगे तो 23 और 23 रह जाते हैं, यानी कि प्रत्येक शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं मेल के, और प्रत्येक अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं फीमेल के, ठीक है। अब कोई एक शुक्राणु किसी एक अंडाणु से, यानी कि कोई एक स्पर्म किसी एक ओवम से मिलकर क्या बनाएगा, मैं इसको यहां पे बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ये ओवम है और ये शुक्राणु जाके इसको निषेचित करेगा, इसको फर्टिलाइज करेगा, तब जाके क्या बनेगा, एक नया
बेबी बनेगा। ये प्रोसेस बड़ा लंबी है, अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो देखो 23 गुणसूत्र कहां से आए थे? स्पर्म से आए थे, मेल से, और 23 गुणसूत्र आए थे फीमेल से, यानी कि ओवम के माध्यम से आए फीमेल से। तो 23 और 23 मिलकर दोबारा से कितने बन जाएंगे? 46, यानी कि दोबारा से एक मनुष्य तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कंपैरिजन करो किससे? अलैंगिक जन्म से, तो अलैंगिक जन्म एक सरल विधि है, क्योंकि काटो घोलो और लगा लो, समझ लो ना। तो उस तरह से काम हो रहा है कि जब मन आया तब जनन हो रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। समय, उम्र, सारी चीजें प्रॉपर परफेक्ट कंडीशन में होंगी, तब जाके कहीं एक जीव बन रहा है, और वो भी कहां? दो जीवों के मिलने से बन रहा है, तो यूनिक बनेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ चुके हो। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन की दो ही विधियां होती हैं, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। अलैंगिक जो सिर्फ एक जीव से हो जाएगा, इसीलिए वो सरल है और अलैंगिक जीवों में होता है। लैंगिक जो दो जीवों के मिलने से होता है, इसीलिए ये जटिल है और लैंगिक जीवों में होता है, ठीक है। किस तरह से होता है आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी एक ही जीव के बटने से, टूटने से या कटने से दो या दो से अधिक जीव बन जाते हैं, ठीक है ना, किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर एक मेल है तो उसको फीमेल की, और अगर कोई फीमेल है तो उसको मेल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और तब कहीं जाके एक नया बेबी यानी कि एक नया जीवन सृजित होता है, एक नया जीवन बनता है, ठीक है। तो यहां तक इतना ही। तो अगर आप देखें सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो जनन की कितनी विधियां हैं? तो जनन की कितनी विधियां हो गई भाई? दो। जनन की कितनी विधियां? दो। पहली विधि कौन सी होगी? अलैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस विधि में सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होती। और दूसरी कौन सी हो गई? लैंगिक जनन, जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी होती है। इतना तो हमें समझ आ गया कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, पर उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्यों ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लैंगिक जनन को देखें तो लैंगिक जनन में कई सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन, जिसका जिक्र अभी मैंने किया था, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? युग्मक जनन, और उसके बाद क्या होगा? युग्मक स्थानांतरण, और उसके बाद क्या होगा? निषेचन, और उसके बाद बनता है युग्मनज, और उसके बाद भ्रूण, और फाइनली क्या बनेगा? शिशु। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास, मनुष्यों के पास कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। तो मेल के पास भी 46 होंगे और फीमेल के पास भी 46 होंगे। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में सूत्र, सिंपल सी बात है, अर्ध मतलब आधा, सूत्र मतलब गुणसूत्र। तो आधे आधे गुणसूत्र बढ़ते हैं और दो युग्मक बनते हैं। तो यहाँ पे जो युग्मक बनेंगे उनमें आधा गुणसूत्र होगा, यानी कि 23 होंगे, और यहाँ पे जो युग्मक बनेगा उसमें भी कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे, ठीक है। यानी कि प्रत्येक जनन कोशिका से, मेल की जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन से दो दो युग्मक बनते हैं। तो एक कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वो आधा आधा दोनों में बट जाएगा और दो युग्मक बनेंगे 23 और 23 गुणसूत्र वाले, ठीक है। सेम काम कहां हो रहा है? फीमेल में भी हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अर्धसूत्री विभाजन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बने? युग्मक बने। तो इसको हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। अब ये युग्मक क्या है? देखिए, युग्मक, युग्म का करने वाला, युग्म का मतलब क्या हो गया? युग्म मतलब जोड़ा, और का मतलब करने वाला, यानी कि जोड़ा करने वाला, जोड़ा बनाने वाला, वो चीज जो कहीं ना कहीं जाके किसी से जुड़ेगी, युग्म करने वाली, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? युग्मक, ठीक है। तो मेल की बॉडी में जो युग्मक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पर्म। और फीमेल की बॉडी में जो युग्मक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंडाणु, यानी कि ओवम, ठीक है। यही स्पर्म और ओवम मिलकर क्या करते हैं? एक नया जीव बनाते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। पर कैसे? सबसे पहली स्टेप क्या थी? लैंगिक जनन में कितने स्टेप्स होते हैं? 7। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन होगा, और दोनों के शरीर में होगा। मेल की बॉडी में अलग हो रहा होगा, फीमेल की बॉडी में अलग हो रहा होगा। उसके बाद दोनों की बॉडी में अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से क्या बनेगा? युग्मक बनेगा, जिसको हम बोलते हैं युग्मक का बनना,
या युग्मक जनन, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो एक गैमेट जो मेल की बॉडी में बना है उसको क्या बोलेंगे, स्पर्म, और जो गैमेट फीमेल की बॉडी में बना है उसको क्या बोलेंगे, ओवम, ठीक है, स्पर्म और ओवम। अब देखो तीसरी स्टेप क्या है, युग्मक स्थानांतरण। भाई मेल की बॉडी में स्पर्म तैयार है, फीमेल की बॉडी में ओवम तैयार है, पर मिले कैसे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, युग्मक स्थानांतरण। तो अब क्या होगा, अब युग्मक स्थानांतरण हो गया, यानी कि मेल का जो स्पर्म है वो चल के कहां जाएगा, फीमेल की बॉडी में जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, संभोग की क्रिया के दौरान जो मेल का स्पर्म है, शुक्राणु है, वो फीमेल की बॉडी में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। तो चल के शुक्राणु को ही जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, अंडाणु कहीं चल के नहीं जाते, नखरे इनके शुरू से ही रहते हैं, समझ रहे हो। तो शुक्राणु को ही चल के जाना है अंडाणु तक, इसको बोलते हैं युग्मक का स्थानांतरण। अब युग्मक का स्थानांतरण हो गया, फिर वो जो स्पर्म है वो ओवम से जाके कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, 23 गुणसूत्र किसके, मेल के, जो कि स्पर्म से आए हैं, 23 गुणसूत्र किसके, फीमेल के, जो कि ओवम से आए हैं, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं, जिसमें 23 और 23 मिलके टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज, यानी कि जाइगोट। इसको आप डिकोड करो तो क्या निकलेगा, युग्मनज। इसका मतलब क्या हो गया, युग्म मतलब जोड़ा, ना से नया, जा से जन्म, यानी कि जुड़ने के बाद नया जन्म लेने वाला। युग्मनज क्या होता है, जुड़ने के बाद नया जो चीज बनी है, जुड़ने के बाद जो चीज बनी है, जो नई जन्म ली है, उसको क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, जाइगोट। अब इसी जाइगोट का विकास होते रहेगा, क्या होते रहेगा, इसी जाइगोट का विकास होते रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, भ्रूण। और फिर भ्रूण फाइनली विकसित होकर क्या बन जाएगा, शिशु। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि शिशु जन्म लेने के बाद से बोला जाता है, ठीक है, शिशु जन्म लेने के बाद से बोला जाता है, उससे पहले उसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। लेकिन आम भाषा में हम शिशु ही बोलते हैं, बच्चा ही बोलते हैं। अब किसी का अगर 3 महीने का भी गर्भ है तो यही बोलेंगे कि पेट में बच्चा है, ये थोड़ी बोलेंगे कि भ्रूण विकसित हो रहा है, समझ लो ना। तो ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि आम जनमानस में ये शब्द उतने प्रचलित नहीं होते, तो इसलिए हम डायरेक्ट शिशु ही बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन वैसे टेक्निकली इसको क्या बोला जाना चाहिए, फीटस। जन्म लेने से पहले क्या बोलते हैं, फीटस। अब सपोज करो इसको बच्चा क्यों ही बोल देते हैं, ठीक है, फीटस ही क्यों नहीं बोलते। अब आप गए हो अपनी वाइफ के साथ डिलीवरी कराने हॉस्पिटल में, और उधर से डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोल दिया, मुबारक हो भाई साहब, आपके घर में फीटस हुआ है, तो आप भी सोचोगे हम तो बच्चा कराने आए थे, पता नहीं कौन सा राक्षस पैदा हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं वो कम यूज करे जाते हैं, हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, शिशु, ठीक है। चलिए भाई, तो ये 7 स्टेप्स होते हैं जो कि लैंगिक जनन में होते हैं। सबसे पहले अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, उसके फलस्वरूप युग्मक बन जाते हैं, युग्मक फिर चल के जाते हैं, सारे युग्मक चल के नहीं जाते, सिर्फ मेल गैमेट चल के जाता है, नखरे शुरू से ही हैं। फिर निषेचन होता है, दोनों के मिलने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जिसको श्रेणी भी कहते हैं। और फाइनली क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज। जुड़ने से जो नई चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं, युग्मनज। देखो युग्मनज कोई नई चीज नहीं है, ये वही अंडाणु है जो निषेचित हो चुका है, तो उसे हम निषेचित अंडाणु भी कहते हैं। मतलब कुछ नया नहीं है, वो अंडाणु जिसमें शुक्राणु ने अपने 23 गुणसूत्र भेज दिए हैं। पहले अंडाणु के पास सिर्फ 23 गुणसूत्र फीमेल वाले थे, लेकिन उस अंडाणु के पास अभी शुक्राणु ने अपने 23 गुणसूत्रों वाला नाभिक और दे दिया कि लो भैया 23 तुम लेके आई थी, ये 23 और पकड़ो, 46 करो, बेबी बनाओ, ठीक है। क्योंकि ये जिम्मेदारी ईश्वर ने किसको दी है, महिलाओं ने, इसीलिए बोलते हैं महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। तो इसको निषेचित अंडाणु भी कह सकते हैं या कहते हैं। फिर इसी युग्मनज का विकास होते रहता है अलग अलग नामों से, भ्रूण, और भ्रूण के बाद शिशु। वो अलग बात है कि शिशु के बाद अलग अलग घरों में उनका अलग अलग नाम हो जाता है। कुछ लोग राक्षस बोलते हैं, राक्षस पैदा हो गया घर में, ठीक है। चलो इतना क्लियर है। तो ये हो गया हमारा क्या, लैंगिक जनन। तो क्वेश्चन ये था कि हैप्लॉइड युग्मक नहीं बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है बेटा अगुणित। क्या होता है, इसका मतलब ही होता है अगुणित। अगुणित मतलब जिनका गुणन ना हो। तो भैया हैप्लॉइड युग्मक नहीं बनते हैं। कहां नहीं बनते भैया, लैंगिक जनन में तो बन रहे हैं, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन में नहीं बनते हैं, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, विखंडन किस प्रकार का जनन है। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने समझा जनन क्या होता है, कोई भी जीव अपने जैसा नया जीव बना दे उसको जनन कहते हैं। मतलब जीवों द्वारा अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करना,
ही जनन कहलाता है। फिर हमने देखा जनन की दो विधियों के बारे में, एक थी अलैंगिक जनन और दूसरा था लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन सरल था, तुरंत हो जा रहा था, बस काटो घोलो और लगा लो। और लैंगिक जनन समय ले रहा था। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कहीं पर भी अबॉर्ट की जा सकती है या अबॉर्ट हो सकती है। ये जो अबॉर्ट वर्ड ना, इसी से अबॉर्शन बना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास दो विधियां थी, एक कौन सी थी, अलैंगिक, और दूसरी क्या थी, लैंगिक। तो अभी हम बात करेंगे अलैंगिक की। अलैंगिक की कितनी विधियां हैं, तो अलैंगिक की अगर हम देखें तो टोटल कितनी विधियां हो गई, 6। कौन कौन सी, सबसे पहले है विखंडन, ठीक है। नंबर 2 पे क्या हो गया, मुकुलन, अभी हम सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 3 पे क्या हो गई, बीजाणु जनन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कलिका निर्माण, और फिर बात करेंगे पुनरुद्भवन की, और एट द वेरी लास्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, कायिक जनन, ठीक है। तो देखिए अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं, टोटल 6 विधियां हैं। तो देखिए सभी को बारी बारी देखते हैं। विखंडन, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, खंड, खंड मतलब टुकड़े, मतलब कि जीव क्या करेगा, जीव टुकड़ों में टूटेगा और प्रत्येक टुकड़े से नया जीव बनाएगा। बड़ा आसान है, ठीक है। विखंडन का मतलब क्या हो गया कि जीव क्या करेगा, जीव खंड, खंड मतलब टुकड़े, जीव टुकड़ों में टूट जाएगा और हर टुकड़े से एक नया जीव बना लेगा। जैसे कि हमने अमीबा को समझा था, अमीबा क्या कर रहा था, अमीबा क्या कर रहा था, वो 2 भागों में टूटता था और हर भाग से एक नया जीव बन जा रहा था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, अमीबा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, पैरामीशियम। ये जीव क्या करते हैं, ये जीव अपने आप को स्ट्रेच करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं और जितने भागों में टूटेंगे हर एक टुकड़े से एक नया अमीबा तैयार है, ठीक है। प्रोसेस को हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में। अब देखते हैं मुकुलन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे मुकुलन बना है, मुकुल से, किससे, मुकुल से, और मुकुल को बोलते हैं बड, क्या बोलते हैं, बड। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलना चाहिए, बडिंग, क्या बोलेंगे, बडिंग, ठीक है। देखो ये है क्या, जब किसी जीव में उभार निकले, जीव में उभार निकले, कैसे, जीव में उभार। तो देखिए अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा में सबसे पहले क्या होगा, कहीं से एक छोटा सा उभार निकलेगा, क्या निकलेगा, उभार, ठीक है। जैसे आप दौड़ते हुए जाओ और दीवार में अपना सर टकरा दो तो आपके सर में कुछ निकलेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, बड, उभार निकलता है ना, फोड़ा निकल आता है। उसी तरह का इस जीव में क्या निकलता है, एक उभार निकलता है। और ये जो उभार निकलेगा ये निकल के तुरंत अलग नहीं होता, पहले क्या करेगा, ये जो पूरा उभार है ये क्या करेगा, अपने पेरेंट से यानी कि हाइड्रा से क्या लेता रहेगा, पोषण लेता रहेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा। और जब ये जो उभार निकला था, ये जो बड निकला है, ठीक है, ये जो बड निकला है, ये जब कंप्लीट सेल बन जाएगा, पूरी कोशिका बन जाएगा, तब ये क्या करता है, तब ये अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है और एक नई हाइड्रा की तरह से बिहेव करने लगता है। तो हो गया जनन, एक जीव के द्वारा दूसरा जीव बन गया, अब बन गया तो जनन हो गया, ठीक है। लेकिन इस जीव को किसी भी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए ये अलैंगिक जीव है। और अलैंगिक में भी कौन सा प्रक्रिया है, मुकुलन। क्यों, क्योंकि इसमें पहले एक मुकुल निकला था, मुकुल मतलब एक बड, उभार निकला था, और फिर उसके बाद वो उभार अलग हो गया, एक नया जीव बन गया। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, मुकुलन। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, मुकुलन में क्या हो रहा है, जीव में उभार निकल रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है। अब बीजाणु क्या होते हैं भाई, बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गए आपके चल बीजाणु और एक हो गए आपके अचल बीजाणु। देखो कैसे, अगर आप चल बीजाणु की बात करें तो बीजाणु कैसे होते हैं, बीजाणु कुछ इस तरह के होते हैं,
ठीक है। और अचल बीजाणु कैसा होगा, ऐसा। तो ये जो दो डंडियां निकली हुई ना, इनको बोलते हैं कशाभ। क्या बोलते हैं, कशाभ। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इन्हें बोलते हैं कशाभ, ठीक है। तो कशाभ युक्त बीजाणु होते हैं, वो चलायमान होते हैं। कैसे, देखो, जब ये बीजाणु जमीन पर या पानी पर गिरते हैं, तो पानी में गिरने पर होता क्या है कि इनके ये जो दो फ्लैजेलास दिख रहे हैं, जो कशाभ दिख रहे हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। ये क्या करते हैं, इस तरह से दो फ्लैजेलास निकले हुए क्या करते हैं, दोनों कशाभ क्या करेंगे, वाइब्रेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, पतवार चलाते हुए जैसे नाव आगे बढ़ती है ना, तो उसी तरीके से ये भी गति करने लगते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, चल बीजाणु बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या निकले हैं, इसमें कशाभ लगे हुए हैं। लेकिन जिन बीजाणुओं में, जिन बीजों के अणु में यानी कि बीजाणु में कशाभ नहीं होते, वो चलायमान नहीं होते, क्योंकि वो गति नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है, जिस नाव में चप्पू लगा हुआ वही तो गति कर पाएगी। तो इसमें क्या लगे होते हैं, कशाभ लगे होते हैं, और वो कशाभ वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है, स्पंदन करते हैं, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि कोई कशाभ नहीं है, इसलिए चल नहीं पाते, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, अचल बीजाणु। तो बीजाणु जनन, बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु और दूसरा अचल बीजाणु। चल बीजाणु जिसमें कशाभ होते हैं, अचल बीजाणु जिसमें कशाभ नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कलिका निर्माण की। तो देखो भाई, कलिका निर्माण का मतलब क्या हो गया, इसमें भी क्या निकलता है, एक ओभार, जिसको हम बोलते हैं बड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, बड फॉर्मेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें बर्डिंग की और बड फॉर्मेशन की, दोनों ही एक ही हैं, दोनों में उभार निकलता है, दोनों में क्या निकलता है, उभार निकलता है। लेकिन मुकुलन में किसी जीव या कोशिका में उभार निकलता है तो मुकुलन कहलाता है, और जब किसी पादप में उभार निकलता है, यानी कि किसी पौधे में उभार निकलता है, तो वो कलिका निर्माण कहलाता है। कैसे, किसी तने में जब कोई उभार निकलता है तो वहां पे क्या होती है, कोई पेड़ है, उसकी पत्ती में या तने में या शाखा में कोई बहुकोशीय संरचना निकल आए, कोई उभार निकल आए, कोई बड निकल आए, तो वहां क्या होता है, न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है, वो धीरे धीरे कली का रूप ले लेता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कलिका निर्माण कहते हैं, ठीक है। तो पादप में उभार निकलता है, उसको कलिका निर्माण कहते हैं। जीव में उभार निकलता है, उसे मुकुलन कहते हैं। दोनों ही एक हैं, दोनों में ही उभार निकलता है, बस मुकुलन जीव में उभार निकलेगा तो कहा जाएगा, और कलिका निर्माण जब पादप में उभार निकलेगा तब कहा जाएगा। अब आते हैं पुनरुद्भवन पे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, पुनरुद्भवन, पुनः उद्भवन, यानी कि रीजनरेशन। क्या होता है इसका मीनिंग, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं इसे, रीजनरेशन। जैसे छिपकली की पूंछ जब कट जाती है तो वहां से एक नई पूंछ निकल आती है, इसको क्या बोलते हैं, पुनः उद्भवन। पुनः उद्भव, उद्भव मतलब निर्मित हो जाना, निकल आना, उद्भव होना, ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं रीजनरेशन। पुनरुद्भवन को अगर आप तोड़े तो बनेगा पुनः उद्भवन। तो रीजनरेशन का गुण यानी कि फिर से निर्मित होना, फिर से निर्मित होना, ठीक है। और फिर उसके फाइनली क्या बात आएगी, फाइनली किसका नंबर आएगा, कायिक जनन का। तो कायिक जनन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो अभी से आपके नाम से क्लियर हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब पादपों में होने वाला जनन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, तो इसकी बाद में बात करेंगे, पादपों में जनन, ठीक है। तो ये बात देख लेते हैं फिर से। हमारे पास अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं। सबसे पहले विखंडन। विखंडन मतलब क्या हो गया, खंड। मतलब खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़े। कोई भी जीव टुकड़ों में टूटेगा और हर टुकड़े से एक नया जीव बना देगा, वही कहलाती है प्रक्रिया विखंडन। उसके बाद मुकुलन। मुकुलन बना है मुकुल से, मुकुल मतलब बड, बड मतलब उभार। तो किसी जीव में उभार निकल आए और वो उभार जीव से अलग होकर एक नया जीव बन जाए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन, ठीक है। बीजाणु जनन, बीजों के अणु। तो बीजों के अणु दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु और एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु में क्या होते हैं, कशाभ लगे होते हैं, जो दो टांगे से दिख रही ना, इनको कशाभ बोलते हैं, ठीक है, उस स्पोर बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें कशाभ नहीं होते वो कैसे हो गए, अचल बीजाणु। अब कशाभ होने की वजह से चल पाते हैं, जैसा कि अभी हमने बात बताया। फिर उसके बाद आता है कलिका निर्माण। तो देखो, जब किसी जीव में उभार निकला था और वो उभार अलग होकर एक नया जीव बन गया, तो उसको हमने बोल दिया मुकुलन। लेकिन किसी पौधे में कोई उभार निकले और वो उभार एक कलिका बन के उस कलिका से एक नया पौधा बन जाए, तो उसको बोलेंगे कलिका निर्माण, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है पुनरुद्भवन, यानी कि पुनर्उद्भवन, किसी जीव के कटे हुए हिस्से से दोबारा से उद्भवन हो जाए, दोबारा से नया जीव बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? पुनः उद्भवन, यानी कि पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, दोबारा से जनरेट हो जाना, ठीक है, दोबारा से निर्मित हो जाना। अब बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जो पादपों में जन्म से संबंधित है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो विखंडन का एग्जांपल क्या हो गया? अमीबा और पैरामीशियम। उसके बाद हम बात करेंगे मुकुलन की। तो मुकुलन का एक सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या हो गया? हाइड्रा। क्या हो गया? हाइड्रा। बीजाणु जनन, ठीक है, स्पाइरोगाइरा। उसके बाद कलिका निर्माण तो किसी भी पौधे में हो सकता है। पुनरुद्भवन का परफेक्ट एग्जांपल क्या होना चाहिए? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। और कायिक जनन तो पौधों में ही होता है, ठीक है। तो देखिए भाई, विखंडन का एग्जांपल अमीबा, मुकुलन का एग्जांपल हाइड्रा, बीजाणु जनन स्पाइरोगाइरा, कलिका निर्माण तो पौधों में ही होता है, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया। ये एग्जांपल बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सब अगला क्वेश्चन क्या था? विखंडन किस प्रकार का जनन है? तो बताइए भाई, विखंडन किस प्रकार का जनन है? विखंडन एक अलैंगिक प्रकार का जनन है। अलैंगिक जनन में विखंडन एक प्रकार है, एक विधि है, ठीक है। जीवों में उभार, किसमें उभार निकल रहा है? जीवों में। जीवों में उभार निकल रहा है, उभार मतलब बर्ड। तो जीवों में जब उभार निकलता है तो वो क्या कहलाता है? जीव में उभार निकलता है तो वो मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। उसके बाद क्लोन जीव बनते हैं। भाई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक बात बताओ। अभी जब हमने अलैंगिक जनन देखा था तो हमने क्या देखा था? लाल रंग के पानी को दो अलग अलग बर्तनों में डाला तो दोनों में लाल लाल पानी आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अमीबा से जब दो अमीबा बन रहे हैं तो वो हूबहू अपने पेरेंट जीव के जैसे ही होते हैं, हूबहू अपने पेरेंट सेल के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इनको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोन बोल सकते हैं। अब आप मनुष्यों में तो क्लोन नहीं बोल सकते। एक मेल और फीमेल के मिलने से जो जीव बनेगा वो यूनिक होगा। वो ना तो पूरी तरीके से अपने पिता के जैसा होगा, ना ही पूरी तरीके से अपने माता के जैसा होगा, दोनों का मिश्रण होगा। लेकिन अमीबा के केस में ऐसा नहीं है। अलैंगिक जीव जब जनन करते हैं तो जो नए जीव बनते हैं वो क्या होते हैं? वो क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब कॉपी, यानी कि कार्बन कॉपी, हूबहू अपने पेरेंट सेल जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए क्लोन जीव कहां बनेंगे? क्लोन जीव बनेंगे अलैंगिक जनन में। क्लोन मतलब समझते हो ना, जैसे भेड़ का क्लोन बनाया वैज्ञानिकों ने। यूलोथ्रिक्स में किस विधि से जनन होता है? तो यूलोथ्रिक्स में बीजाणु जनन होता है, ठीक है। बीजाणु जनन का एग्जांपल क्या लिखा था? स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेंगे, यूलोथ्रिक्स। ये भी आप ध्यान रखिए कि यूलोथ्रिक्स में भी जो जनन होगा वो किसकी वजह से होगा? वो बीजाणु जनन से होता है। अगला देखिए, भूमंडल जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? चल बीजाणु की गति का कारण क्या? देखिए, चल बीजाणु कौन से हैं? चल बीजाणु की गति का कारण क्या है? कशाव। अगर कशाव नहीं होंगे तो कैसे गति कर पाएगा, ठीक है ना। तो चल बीजाणु में गति का कारण क्या होता है? कशाव।